प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 ALP CBT 1 सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? तृतीय घटक। ऑप्शन में है तृतीय घटक। दोस्तों मैं इसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एमल्सन का एक उदाहरण है? फेस क्रीम। ये मेरा राइट आंसर होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? जो 72 की एम पीछे की स्पीड है जिसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो हमें 5/18 से गुना करना होता है। 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, 4×5 = 20, तो स्पीड क्या होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है। बोला क्या है, एक रेलगाड़ी खंबे को पार करती है। खंबा की जो लेंथ होती है वो हमेशा 0 सेकंड के बराबर होती है, 0 सेकंड के बराबर होती है। तो क्या है, मान चलो रेलगाड़ी की लंबाई y है। ठीक है। खंबे की तो लंबाई कुछ होती ही नहीं, इसलिए 0 मानते हैं, 0 मान ली, बटे समय कितना देखा? 24 सेकंड दे रखा। ठीक है। 24 सेकंड में समय लगता है ना। और स्पीड कितनी दे रखी है हमें? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी ये होगी, समय 24 हो गया, और चाल कितनी आ गई हमारी? 20 आ गई। तो y की वैल्यू निकालनी है। रेलगाड़ी की लंबाई 24×3 = 48, 480 मीटर। ये हमारा राइट आंसर होगा। जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिज का संवहन करता है। जो पेड़ की टहनियाँ होती है, पूरी जड़ से लेकर पूरी शाखाओं में जल एवं खनिज का संवहन करता है। निम्नलिखित व्यंजन को पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए। दिया है a² + 9b² + c² - 6a + 6bc - 2ac। पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है हमें। a + b + c का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो हम ऑप्शन से देख लेंगे क्या है। मान चलो a - 3b - c का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे, a² आ गया। ठीक है। अब -3b² करेंगे तो यानी कि 3b² का जगह हमारा जगह 3×3 = 9b², 9b²। फिर c का करेंगे प्लस के c²। ये तो हमारा सही आ रहा है। अगर चारों का हम इसका करेंगे, इसका तो 2×4 4c² आएगा, तो यानी 4c² तो कहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका तो चेक करेंगे नहीं। एक ये वाला चेक करेंगे, एक ये वाला चेक करेंगे, और ये वाला चेक करेंगे। हम पहले ही चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो c² हो गया। फिर क्या होता है? +2ab होता है, +2ab होता है। 2ab का मतलब है तो पहला और दूसरे की गुना 2 में करनी है। ठीक है। तो 2 की गुना a में करेंगे, 2a, और b कितना हमारा? 3b, तो 2×3 = 6b। लेकिन 3b जो है माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? ये -6ab, यानी कि हमारा -6ab तो मिल गया हमको। ठीक है। यहाँ पे ये मिल गया सेम। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं माइनस, फिर अगला -2bc, 2bc की गुना करेंगे प्लस के 2bc की, यानी कि माइनस की प्लस की गुना हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, और 3 की गुना 2 में 3×3 = 6, 6bc। तो ये हो गया हमारा 6bc हो गया। ठीक है। 6bc भी हमारा मिल रहा। फिर नेक्स्ट होता है 2ac होता है। ठीक है। +2ac, लेकिन यहाँ क्या है? सी की वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा, -2ac, 2ac। तो -2ac भी मिल गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर फर्स्ट वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। दिया है पी और क्यू का वेतन 2000 रुपये है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ठीक है। क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या होगा? पी का मानो चलो कुछ वेतन है पी का। ठीक है। पी का वेतन होगा जो भी, अगर 2000 में से ही है। ठीक है। क्या बोला? 95% खर्च करता है। जब 95% खर्च करता है तो कितना बचता है? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लिखेंगे तो 5/100 आएगा। ठीक है। बोला क्या है? और क्यों अपने वेतन का 85% खर्च करता है, 85% खर्च करता है। बचत कितनी होगी इसकी? 15%। क्यों का भी कोई वेतन होगा, क्यों वेतन होगा, मान लो हमने क्यों वेतन नहीं है उसका। ठीक है। और 15% बचत करता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, ऐसा हो बटे 100 कर देंगे। यदि अब उनकी बचत समान है, ये दोनों बचत है, ये वाली और ये वाली बचत है। बोला क्या है? दोनों बचत सेम है। ठीक है। ये हमारी सेम होगी बराबर। 100 से 100 कट गया,
5 से काट दो, 5 15। पी और क्यू की फ्रैक्शन में लिख दें। यहाँ पे था 1 है, यहाँ 3 है, तो पी की वैल्यू 3 आ गई और क्यू की वैल्यू 1 आ गई। तो फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे पी बटे क्यू बराबर 1/3, यानी कि पी और क्यू के वेतन का अनुपात आ गया हमारा। ठीक है, जो क्या है 1/3, 1/3 आ गया। ठीक है, टोटल वेतन कितना है 4, 1 और 3 4। जो हमारे दे रहा है पी और क्यू का कुल वेतन दे रखा हमारा 2000 दे रखा, किसके 2000 के बराबर है। ठीक है, 2000 के बराबर है, 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर हमारा कितना गया 500 आ गया। ठीक है, बोला गया पी का वेतन पूछा, पी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हमारा 500। नहीं, ये पी की वैल्यू 3 आई थी, वहाँ पे 3 थी पी की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू वहाँ पे 1 थी। 4 1 3 1 4, 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर कितना 500 है हमारा। ठीक है, पूछा क्या है पी का वेतन पूछा, पी का वेतन यहाँ 3 आ रहा, तो 3 की गुना कर दो, इधर भी कर दो 3 की गुना, इधर भी कर दो, तो 5 15, 1500 हमारा पी का वेतन आएगा। ठीक है, वो मैंने गलत कर दिया था उधर। अब ठीक है, अरुणा ने जयश्री से 9000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर और ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष का बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। दर दे रखी 10%, इसमें मिश्र धन पूछ रखा कि कितना दिया जाएगा टोटल, और मूलधन हमारे पास है 10% की। जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21 होता है, 21%। ठीक है, 21% होता है। तो पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा, 21% हमें ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 9000 का 121%, ये होगा ना 121/100। यही पूछ रखा टोटल हमारा। डबल जीरो है, डबल जीरो गई, 9 की गुना कर दो, जीरो लिख दो पहले, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 और 1 10, 10,890 रुपये हमारा मिश्र दिन आएगा। इसका फॉर्मूला तो यही होता है, या ऐसा कर लो, इसका ऐसे भी कर सको। मानो चले क्या दे रखिए 10 दे रखिए 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है, यानी कि 10 पे हमें 11 मिल रही, 11/10। पहले वर्ष 10 थी, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 11 हो जाएगी, अगले वर्ष भी 10 हो जाएगा, फिर से अगले वर्ष 11 हो जाएगा, तो 10 दाम 100। ठीक है, 11 11 121, तो हमारा मूलधन कितना देखा 9000 देखा, यहाँ पे 100 है। ठीक है, 9000। ठीक है, कितने गुना 9 गुना 121 का भी 9 गुना करना पड़ेगा, वही आएगा आंसर 10,890 रुपये। ऐसा कर लो चाहे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के दूसरे नियम के अनुसार सम्यक परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। ये बात सही है, बल के समानुपाती होती है सामान्य वेग की दर, क्योंकि P बराबर ma होता है, एम में क्या होता है Fa होता है, एफ के बराबर होता है ना, तो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो बल के अनुक्रमानुपाती होगी। ये हमारा राइट आंसर है। अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 रुपये में खरीदे। 9 संतरे 9 संतरे इस ऊपर 9 संतरे प्लस 8 केले कितना खरीदे 276 में खरीदे। ठीक है, क्या बोला, जब एक संतरा का मूल्य 10% कम हो जाता है, यानी अगर कोई संतरा 1 होगा तो 1 रुपये की कीमत होगी उसकी, तो क्या बोलते हैं 1 रुपये की कीमत होगी तो 0.9 का हो जाता है। ठीक है, 5 गुना 10% कम हो जाता है, नहीं 0.9 का हो जाता है वो संतरा, 0.9 इसका हो जाता है वो संतरा। ठीक है, तो 5 रुपये के कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये हिसाब बैठता है 5 संतरे। फिर क्या बोला, और 1 केले का मूल्य वही बना रहता है, केले का मूल्य वही बना रहता है।
ठीक है, केले का मूल्य वही बना रहता है। बोला क्या है, तो 5 संतरे और 10 केलों का मूल्य 210 हो जाता है। यानी कि यहाँ क्या बोला था, 5 संतरे ये आ गए यहाँ पे, ठीक है, और क्या बोलता है, संतरे की वैल्यू घट गई थी 10%, ये घट गई थी यहाँ पे। और क्या बोला, 10 किलो का मूल्य, यहाँ पे 10 किलो का मूल्य कितना हो जाता है, 210। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे, 5 की गुना करें, 5 नहीं 45, 4.5 S हो गया यहाँ, ठीक है, प्लस 10 के बराबर 210। यहाँ 4.5 है, ठीक है, यहाँ 9 संतरे हैं, हमें एक काटना पड़ेगा, के और एस की वैल्यू निकालने के लिए कोई सा एक काटना पड़ेगा। तो हम इसे 2 की डिवाइड करेंगे समीकरण में, ठीक है, इधर 2 की गुना कर देंगे तो 9S हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 20 के हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में 2 की गुना करेंगे कितनी 42, 420, ठीक है, 420 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को आपस में घटाना है, ठीक है, 9S से 9S कट जाएगा, 8 के में से प्लस के 20 के गए माइनस के 12 के, ठीक है, और 420 में तो 276 गए, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और क्या 7 गए 4, और 3 में से 2 गए 1, क्या माइनस के कट गए, काट दो, माइनस माइनस कट गए, 12 12 144। तो एक केले की वैल्यू आ गई हमारी 12 रुपये आ गई, ठीक है, 12 रुपये। अब संतरे की वैल्यू निकालते हैं। संतरे की वैल्यू करने के लिए 12 की वैल्यू के में रखने की, 12 8 96, ठीक है, यहाँ पे क्या है 9 संतरे, वहाँ पे 9 संतरे थे, 9S, 9 संतरे थे 9S प्लस 12, केले की वैल्यू कितनी आई थी 12 आई थी हमारी, ठीक है, तो 8 केले की वैल्यू कितनी है 12 8 96, बराबर किसके थे यहाँ 276, घटा दो 96 में से, 6 6 गए 0, 17 में से 9 गए 8, 1 9S 9 दिन 18, तो संतरे की वैल्यू कितना आ गई 20 आ गई, 20 आ गई। बोला गया 3 संतरे और 4 किलो का आरंभिक मूल्य, एक संतरा कितना 20 का, तो 3 संतरे 60 का हो गया, यहाँ 4 किलो का आरंभिक मूल्य, 1 किलो 4 का, तो 12 चौक 48, 6 4 10 और 108, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको ऐसे ही करना है और ऐसा ही होगा ये, और कोई इसकी दिया है, एक घनाकार बॉक्स, बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, यदि कैनवास की लागत 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इस बक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, 2 इंटू इसका पूरा का एरिया निकालना घनाकार बॉक्स का, क्या होता है 2.5 लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई 2, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 2, यहाँ 90 सेंटीमीटर दे रखा, तो मीटर बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0.9 प्लस फिर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई गुना लंबाई 0.9 गुना लंबाई कितनी हो रही 2.5, 2 गुना 2.5 की गुना 2 में करेंगे 5 प्लस 90 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 से मीटर बनाने के लिए, कितना आ जाएगा 0.9, 9 दिन 18, 1.8, ठीक है, प्लस 25 निम्मा 225, और कितना अंक बाद पॉइंट लगेगा, कि यहाँ 0.9 था, 0.9 था, और यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 2.25, ठीक है, कितने 5 जोड़ दो इनको, 5 8 2 10, 2 1 3, 5 8 और 1 9, ठीक है, 9.0 गुना 2 कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 0 0 1, 2 9 18, ठीक है, जाएगा हमारा 18.1 आ गया, ठीक है, 18.1 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। बोला क्या 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 70 रुपये है, तो 18.1 की वैल्यू कितना है, गुना कर दें 70 के, 18.1 गुना 70 कर देंगे जी, पॉइंट से 0 गए 7 की गुना कर दो, 7 अगम 7, 7 अट्ठे 56, 7 अगम 7 और 5 12, 12 67 हमारा आंसर हो गया। ये कैनवास ये होता है, क्या बोलते हैं ये, इसने भी पूछा था,
ये होता है ना हमारा घनाकार बॉक्स होता है, इस तरह करके होता है, इस तरह होता है ना घनाकार बॉक्स, ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है। ऊपर को भी ढकना, ऊपर से भी ढकना, नीचे से भी ढकना, राइट से भी ढकना, लेफ्ट से भी ढकना, इधर से भी ढकना, इधर इधर से भी ढकना, इसलिए दो की गुना करनी पड़ती है इसमें। दिया है चतुर्भुज पी क्यू आर एस यदि कोण क्यू एस का योगफल 150, जबकि ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज है हमारा कोई सा भी, ठीक है। क्या बोला, पी क्यू आर एस, ठीक है। क्यू की वैल्यू, क्यू और एस की वैल्यू कितनी दे रखी, इसकी और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 150 दे रखी, ठीक है। और पी और आर का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। इनका मैं पी की वैल्यू अनुपात दे रखा 4 और 3, ठीक है। जब हमें पता पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 300, पूरे चतुर्भुज के कोणों का मान होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे एस और क्यू की वैल्यू हमें 150 दे दी, 150 बची किसकी, पी और आर की, तो 360 में 150 का ही कितना बचा, एक 210 बचा, ठीक है। पी और आर का कोण का मान 210 आया, लेकिन हमें कितने रखा, 4/3 में डिवाइड कर रखा, 4/3 में, तो 4×3 = 7, 7 यूनिट बराबर कितना, 210 डिग्री है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बोला क्या, तो कोण आर की माप ज्ञात कीजिए। कोण आर, आर का अनुपात क्या दे रखा, 3 दे रखा ना हमें, 3 दे रखा, तो एक यूनिट बराबर 30 है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यह है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम दम वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है V बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा की वैल्यू के से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, 1/2। एम कितना दे रखा हमको, 2 किलोग्राम दे रखा, और वेग कितना दे रखा, 5, 5 का वर्ग करेंगे 25, 202 कट गया, तो कितना है 25 जूल। एनर्जी को जूल में डिवाइड, जूल मात्रक होता है। ये राइट आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। 450, 1500 और 1650 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम इसे एचसीएफ ज्ञात करने निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देखते हैं। जिस भी किसी संख्या से सारा का अधिकतम संख्या, कोई भी अधिकतम संख्या है चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो अधिकतम संख्या अगर इन सबको डिवाइड कर दे तो वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे मान के चलो 100 है, 100 से तो डिवाइड होगा नहीं 450, पहली बात तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। 50 है, 50 से डिवाइड हो जाएगा, 50 से सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये हमारी कम से कम है। लेकिन अब ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। अब तीसरी संख्या देखते हैं, 150 देखते हैं, 0 से 0 जाएगी, तो यानी कि 150, 450 से डिवाइड हो जाएगा, 150 से 1500 भी डिवाइड हो जाएगा, 150 से 165 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो मतलब कि डिवाइड नहीं कर सकती इन तीनों संख्या को, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 150 हो गया। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से डिवाइड कर करके देख लो, अधिकतम जो संख्या होगी अगर भाग चला जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। ये एएलपी में ऐसे भी सवाल आते हैं, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, या तो मन में याद होनी चाहिए कि भाई 1 से लेके 50 तक का कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये याद रखना चाहिए, डायरेक्ट 15 होती है। तो नहीं याद है तो फिर ऐसे निकलते हैं, जैसे कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है हमारी, फिर उसके बाद 3 होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद और 1 से डिवाइड होती है, जैसे 2 है, 2 है, खुद से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 होती है, तो 2 से स्टार्ट करें, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, ठीक है, 23 होगी, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 31, 37,
41, 43, 47। बस अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। तो ये राइट आंसर हमारा 15 हो गया। अब अजय संख्या नोट कर लो। ये दिया है, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में ध्यान करके क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। दिया है, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, H2O होता है। ठीक है, बोला क्या है? पॉजिटिव। कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ क्रिया, आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ क्रिया करता है? Fe। ठीक है, यहाँ क्या प्राप्त होता है? Fe3O4 होते हैं। यहाँ पे O के 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ कितना हमारा O है, तो इसे कितना अणु चाहिए फिर? जल को 4 चाहिए ना, तो 4 की डिवाइड करनी। पूछा गया जल के कितने अणु चाहिए, तो 4 चाहिए हमें। ये हमारा राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? गैंग का किया जाता है, गैंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12+18/3 डिवाइड 3। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करना, 6 आ जाएगा। 12 6 18, राइट आंसर हमारा 18 हो गया। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस धातु की गेंद है। 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधी होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद वह इसे पिघलाता है, उस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। ठीक है, एक गेंद है उसके पास, समीर के पास, उसे पिघलाकर बेलन बनाता है, तो दोनों का आयतन तो समान होगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और क्या बेलन का आयतन होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? बेलन का व्यास और गेंद का व्यास सेम टू सेम है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भी सेम होगी दोनों की। तो और बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी? 3 होगी, और गोले की भी 3 होगी। तो अब इसमें डिवाइड, इसमें रख दो फॉर्मूले में। त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी? पाई से, तो पाई कट गया, पहले तो 1 से काट दो। ठीक है, गोले की त्रिज्या 3 है, 3 का घन हो गया 27 गुना 4/3। ठीक है, बराबर आर की वैल्यू क्या है इसकी भी सेम है, 3 3 9। एच की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, काट दो सर, 3 9 27, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 4 बचा। एच बराबर 4, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ऐसे ही सेट कराने वाला हूँ, जितने भी आए थे, लगभग 15 सेट आए थे पिछले साल के। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? अमीबा। अमीबा एक ऐसी कोशिका है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, और ये बदलता रहता है आपस में हर टाइम। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 km/h की स्पीड से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी करती है 30 km/h की चाल से। कार की औसत चाल क्या होती है? कार की औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर ही होगी और 30 किलोमीटर ही होगी, तो टोटल दूरी कितनी है? 8 3 11, 110 किलोमीटर कुल दूरी होगी। कुल समय ज्ञात करना, अगर 80 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे में तय हो जाएगी? 20 चौक 80, 4 घंटे ही हो गया। ऐसे 30 किलोमीटर की दूरी 30 km/h की स्पीड से चलेगी तो कितने घंटे में तय हो जाएगी? 1 किलोमीटर में। तो 4 और 1 है 5, टोटल समय हो गया 5 घंटा। 5 से डिवाइड कर दो, 22 पंजे 110, तो औसत स्पीड होगी 22 km/h होगी। km/h, ये पी होता है, प्रति बोलते हैं, जो पी भी लगा के डिनोट करते हैं इसको। ये ऑप्शन है राइट आंसर है हमारा। किसी जीव की प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? मृतक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होता है।
इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है कोई से भी एग्ज़ाम में। रेलवे के आरआरबी टेक्नीशियन में भी हो सकता है, जूनियर इंजीनियर में भी हो सकता है, एनटीपीसी में भी हो सकता है, किसी कोई से भी एग्ज़ाम में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना, यह हमारा राइट आंसर होगा। दिया है किसी दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1/11 दे रखा, तो मानो चलो क्रय मूल्य 11 है, ठीक है। अब उसको क्या कहा, 10 रुपये में बेच दिया। 10 में बेच दिया, कितने की हानि हो रही, 1 की हो रही। 1 की हो रही, और हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, 11 है, तो 11 1/11, तो इसका मतलब हमारा आंसर 11 है। 11 क्रय मूल्य सही है, क्योंकि 1/11 भाग की हानि होती है उसके मूल्य के। 1/11 भाग की हानि होती है 10 रुपये बेचने पर। ये हमारा राइट आंसर होगा। दिया है जब किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमारा ये होता है ना, यह अवतल दर्पण होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और फोकस दूरी, कहीं फोकस दूरी है इधर, ठीक है, इधर फोकस दूरी है जो कि नेगेटिव होगी। इधर की जो जितनी वैल्यू होती है नेगेटिव में ली जाती है, एक्सिस के लेफ्ट साइड की नेगेटिव में वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी होगी हमारी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब भी इधर ही बनना, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनना, वास्तविक वास्तविक किधर बनता है, दर्पण के लेफ्ट साइड ही बनता है वास्तविक भी। तो प्रतिबिंब की कैसे करते हैं, 20 है, तो कितना हो गया हमारा, -20 सेंटीमीटर। और वस्तु भी हमारी इस साइड ही रखी जाती है, साइड ही रखी जाती है ना वस्तु। तो यू हमें ज्ञात करना, यू हमें ज्ञात करना। अवतल दर्पण का फॉर्मूला का सूत्र फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/, ये होता है, ठीक है। हमें एक यू की वैल्यू निकालनी, तो इधर 1/U को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/U बराबर माइनस कहाँ है हमारा, 1/U, ठीक है उधर। तो 1/F माइनस 1/V, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या दर की, 10 सेंटीमीटर दर की, क्या जो कि हमारी माइनस की लेनी थी, माइनस यहाँ लगाते हैं 1/10, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से ही है। और यू की वी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में है। माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो प्लस में आ जाएगा 1/20, ले लो एलसीएम। हमारे माइनस के 1/U है, ठीक है। 20, 10 दूनी 20, माइनस के 2 और प्लस के 1 यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्या बची क्या, 1/U, 1/U माइनस के 2 प्लस 1 बटे के कितना है यहाँ पे 20, ठीक है। और कितना यहाँ कितना का माइनस, तो से +1 का 1 गया, तो माइनस के 1/20 हो गया। यहाँ क्या है, 1/U पलट देंगे, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 20 आ जाएगी। ये हमारा राइट आंसर होगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ये भी अंदाजा भी लगाया जा सकता है, अगर हमारा मान चलो हमारा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर दूर बनना और वस्तु भी 20 सेंटीमीटर दूर रखी, तो उसका जो फोकस रहेगा हमेशा आधा रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा उसका। यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है, यू से नोट करते हैं रासायनिक विज्ञान में, जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है, ठीक है, यू से, ना कि mg से, और ना ही ग्राम से, और ना ही ml से, ठीक है। एक बंद सर्किट में 100 कूलॉम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो सर्किट में प्रवाहित की गई धारा क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है करंट का, I बराबर Q/T, ठीक है। Q कितना दे रखा, 100 कूलॉम दे रखा, 100 दे रखा,
और समय कितना रहेगा 50 सेकेंड बटे 50। तो आई की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, सीधी सीधी एम्पियर। फॉर्मूला याद होना चाहिए आई बराबर क्यू अपन टी, ये हमारा आंसर होगा। बोला गया है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में आता है, लगभग लगभग आता है, इसको याद ही करना चाहिए कैसे होता है। मान के चलो क्या बोला है, हर 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। मान के चलो पहला बच्चा एक्स आज पैदा हुआ तो उसकी आयु एक्स है, ठीक है। तो अगला बच्चा एक्स प्लस 2 वर्ष बाद पैदा होगा, यानी कि आयु इतनी तो रहेगी रहेगी, लेकिन मान चलो 5 वर्ष का है तो ये 7 वर्ष का होगा। अगला बच्चा 9 वर्ष का होगा, इस तरह से दो दो एज बढ़ती जाएगी उनकी। तो एक्स प्लस अगला बच्चा 4 का होगा, तीसरा चौथा बच्चा होगा एक्स प्लस 6 का होगा, पाँचों बच्चों का एक्स प्लस 8 का हो गया, जो कि कितनी आयु बैठ जाएगी उनकी, आयु का योग कितना 40, ठीक है। 40 जोड़ दो, एक्स कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 एक्स, ठीक है। और 2 और 4 6, 6 12 8 20 प्लस के 20, ठीक बराबर 40, ठीक है। 40 हो गया, 40 में से 20 गए 20, और 5 से कटते हैं 5 चौक 20, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। 4 आ गई। और सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी आई थी हमारी, सबसे बड़े बच्चे की आई थी हमारी एक्स प्लस 8 आई थी, ठीक है। पूछा क्या है, सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछा है, और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई 4, 4 प्लस 8 कितना गया 12, तो 12 वर्ष हमारा राइट आंसर, सबसे बड़े बच्चे की आयु 12 वर्ष होगी। सही कथन का चयन कीजिए। परागकण परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ के देखिए, उसमें पता चल जाएगा आपको। किसी सौदे पर 30% और 35% दो कर्म की छूट देते हैं कि एकल छूट क्या है, इनका सक्सेस लगा दो, सक्सेस 30 और 35 कितना हो गया 65, माइनस के 65, ठीक है, -65 प्लस, क्योंकि कर्म की छूट है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर ये आपस में 35 की गुना 30 में करेंगे, 3 पंजे 15, 0 3 3 और 1 10, 100 से डिवाइड करते हैं तो यानी 10.5 आ गया, प्लस क्या 10.5, 65 में से 10.5 गए कितना बचता है 54.5। ये हमारी छूट होती है एकल, माइनस ये दर्शाता है छूट दर्शाता है, तो हमारा कितना परसेंट की छूट मिलेगी एकल 54.5%, ये हमारा राइट आंसर होगा। अम्ल और अक्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग ये सभी एग्जाम में आता है जो टेक्निकल होता है, जैसे आरआरबीजी टेक्नीशियम ग्रेड 3 और एएलपी ग्रुप डी, इनमें सब में आता है। तो इसका आंसर होता है लवण और जल बनता है जब अम्ल और क्षार की क्रिया करता है। अम्ल को एसिड बोलता है, क्षार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हर किसी रोंगटे खड़े कर देगा ये वाला क्वेश्चन। साधारण ब्याज का है 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज की दर पर, 1/4% 8% साधारण ब्याज की दर पर, और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज 561 है तो उसकी मूल आय कितनी होगी। पहले तो हमें ये पता चलना करना पड़ेगा कि उसके पास धन कितना है। 1/3 1/4 का एलसीएम ले लो, 4 × 12, ठीक है। मानो चलो उसके पास 12 राशि थी, बोला गया है 1/3 को उसने कितने परसेंट के साधारण ब्याज पे दिया 7% के, 12 का 1/3 कितना होता है 4, तो 4 का 7% बटे 100, ठीक है 100 प्लस, फिर क्या है 1/4 भाग 12 का 1/4 कितना 3, कितने परसेंट की दर पर 8/100, ठीक है। फिर क्या शेष उसकी 4 और 3 7 तो यहाँ आ गई, बचे कितने 5 होगी, ठीक है। गुना कितना कितने परसेंट की दर है 10%, 10/100 बराबर किसके रखना 561। या तो चाहे तुम आप एक्स भी मान सको, 12x भी मान सकते हैं, जैसे 12x है इसका धन टोटल, ठीक है। यहाँ भी एक्स मान लो, यहाँ भी एक्स मान लो, यहाँ भी एक्स मान लो, या एक्स मत मान लो, बाद में यूनिट आएगी उसके हिसाब से निकाल देंगे हम, ठीक है।
ये 100 यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। 100 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो 100 की गुना इधर हो जाएगी 561 में। तो सीधे सीधे गुना करनी है मैं इनकी, चार के 4 × 7 = 28 प्लस 8 × 24 प्लस 50, ठीक है। यहाँ एक्स में चलते हैं। 28 24 कितना आ गया? 28 24 दिन 48 और 4 52, और 52 50 कितना हो गया? 102, ठीक है। 102 102 एक्स बराबर कितना हो गया? 561 गुना के कितना? 100। अब इनसे क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 102 को, तो 102 को एक्स बराबर 561 गुना 100, ठीक है। इससे डिवाइड करें 102 को 561 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, ठीक है। 5.5 आएगा गुना कितना? 100। तो 1 0 0 का तो कितना आ गया एक्स वैल्यू? 550 आ गया। और जबकि हमारा धन क्या था टोटल? 12x था, तो 12 की और गुना कर दो इसमें। 12 0 0, 12 पंजे 60, 0 12 पंजे 60 और 6 66। टोटल धन कितना आ गया हमारा? 66 धन आ गया। ये हमारा राइट आंसर होगा। दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। फॉर्मूला क्या आता है? तो 3 के प्रथम पूछ रखे हैं, तो 3 तो लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, प्रथम 5 तो n+1/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रथम किसी भी संख्या के गुना के प्रथम गुणजों का औसत। तो क्या 3 तो आ गया, n की वैल्यू कितनी? 5 होगी, क्योंकि प्रथम 5 पूछ रहे ना। 5 और 1 6 हो गया, बटे कितना? 2 2 × 6 3 × 9, तो 9 हमारा राइट आंसर हो गया। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? संवाहक के आकार का होता है। ये याद रख लो, पदार्थ नहीं आना, रंग नहीं आना, ठीक है, आकार आना, संवाहक के आकार। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? उत्सर्जन द्वारा ही। जो गंदे पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे पसीना होता है, ये पसीने के माध्यम से ही निकलता है उत्सर्जन, गंदे। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में शामिल परिघटना है परावर्तन। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ध्यान, यदि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का 6 गुना होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण होता है वो चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का 6 गुना होता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। जब गुरुत्व त्वरण 6 गुना अधिक है, तो उसका जो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होगा, भार होगा, वो भी पृथ्वी चंद्रमा की तुलना से 6 गुना अधिक होता है। ये हमारा राइट आंसर है। देखो कैसा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीने का मासिक औसत वेतन है 8,000 है, ठीक है। तो यानी कि टोटल वेतन कितना होगा? 4 महीने हो गए ना, 4 महीने, 8 चौक 32,000 हो गए, ठीक है, 32,000 हो गया। फरवरी मार्च अप्रैल और मई, देखो फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें फरवरी मार्च अप्रैल यानी तीनों तो कॉमन है ही है। इसमें क्या आ गया? मई एक्स्ट्रा आ गया। तो फरवरी मार्च अप्रैल और मई का मासिक वेतन कितना दे रखा? 85 दे रखा। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 8 32, 2 34 हो गया, ठीक है। इसमें बोला गया यदि उसका मई महीना का वेतन इतना है 65,000 है, ठीक है, 6,500 है, तो इसमें जो है ना मई का घटा दो, 6,500 6,500 घटा दो, ठीक है। 0 0 5 के 5, 13 से 7 और 2, तो 27,500 जो उसका मासिक वेतन बचाया है, टोटल वेतन फरवरी मार्च और अप्रैल का आ गया है, ठीक है। उसमें क्या है? फरवरी और मार्च शामिल है और जनवरी शामिल है। तो फरवरी मार्च अप्रैल वाला घटा देंगे 32,000 में से, घटा दो, 0 0
0, ठीक है। 10 से 5 गए 5, 11 7 गए 4, तो 4500 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि जनवरी का मैं पूछ रहा था। उसने जनवरी महीने का वेतन पूछा था, ये हमने बता दिया। दोबारा बताता हूँ, देखो जनवरी फरवरी और मार्च का दे रखा, ठीक है। इसमें फरवरी मार्च अप्रैल तो कॉमन है, इसमें फरवरी मार्च अप्रैल कॉमन है। इसमें मई एक्स्ट्रा आ गया, मई का हमें दे रखा है यहाँ पे, तो यानी कि 4 महीने का वेतन निकाल कर मई का घटा देंगे, फरवरी और मार्च अप्रैल का बचेगा, और जो फरवरी और मार्च अप्रैल का इसमें हटा देंगे, फिर इसमें जनवरी का बचेगा, जनवरी का हमने पूछ रखा, तो ये हमारा राइट आंसर हो। यदि 3 संख्या 5:6:8 के अनुपात में है और उनका योग 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनका योग कितना अनुपात का, 6 5 11 8 19, ठीक है। कितना दे रखा, 38 के बराबर दे रखा, 3800 के 19 दूनी 38, 200 आ गया, 1 यूनिट कितना आ गया, 200 यूनिट के बराबर आ गई। पूछा क्या, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या, 8 है इसमें, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 दूनी 16, 1600 हमारा राइट आंसर हो गया। इसको ऐसा करना होता है अनुपात वाले क्वेश्चन को। देखो ये तालिका तो एक बार को पढ़ने की कोई जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है, इनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं। मेन जो क्वेश्चन शुरू होता है हमारा यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से पहले जल्दी जल्दी करके इनको पढ़ लो, इन्हें पढ़ लो क्या क्या है। चाहे दिनों की संख्या दे दी, बेचे गए टिकटों की संख्या दे दी, कैश में दे दी, या बेचे गए टिकटों की संख्या ऑनलाइन में दे दी। पूछा क्या है, शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे। शुक्रवार कहाँ है, यहाँ पे शुक्रवार है, ठीक है। तो शुक्रवार में कैश में कितने टिकट बचे, 725, 725, और ऑनलाइन में कितने बचे, 525। क्या पूछा, कुल पूछा, यानी कि दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1250 हमारा आंसर आ जाएगा। आज मैंने आपको ALP CBT 1 2024 का प्रैक्टिस सेट 2 कराया है, और आने वाले दिनों 3 4 इस तरह से सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और कोशिश करिए आप NCERT को दबा के पढ़िए, और जो करंट अफेयर है उसको भी पढ़ते रहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। कम से कम आपको 50 से ऊपर ही रो स्कोर बनाने हैं, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होएगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़नी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, और कमेंट करना।